क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम किसी भी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे अगर हमें किसी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस लिखनी हो तो हम उसमें क्या क्या लिखें। क्रिटिकल एनालिसिस करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। जब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो पोएम्स की क्रिटिकल एनालिसिस करने में बहुत डिफिकल्टी मुझे होती थी। तो मैंने क्या किया, एक दिन अपने प्रोफेसर से जो है कंसल्ट किया कि आखिर हम किसी भी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करें और उसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करें जब हमें किसी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस लिखनी हो। तो उन्होंने जो मुझे समझाया और मैंने अपनी रिसर्च के साथ जो सीखा वो जो है आप जो मैं आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करूंगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस करते वक्त आपने जो चीज देखनी होती है वो ये देखना होता है कि आपके पोएम की जो टाइटल है वो कौन सा है और वो पोएम जो है किसने लिखा है। तो आज हम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, विलियम शेक्सपियर का एक पोएम है, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस सीखेंगे। तो पहली चीज हमने ये आइडेंटिफाई करनी है कि राइटर कौन है, पोएम का टाइटल कौन है, और उसके बाद हमें पोएम का स्ट्रक्चर जो है वो देखना होता है कि उस पोएम में कितने स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं। तो ये जो पोएम है शेक्सपियर का वो एक सोनेट है। सोनेट अमूमन 14 लाइंस का पोएम होता है और शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनमें 4 स्टेंजाज होते हैं, 3 जो है क्वार्ट्रेन होती हैं और एक कपलेट होती है, यानी कि 3 स्टेंजाज इस पोएम में आप देख सकते हैं, 4 लाइंस की हैं और एक 2 लाइन की है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद हम उसमें लिटरेरी डिवाइसेस को यानी कि हम फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है एनालाइज करते हैं कि उस पोएम में जो है फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी हैं। जब हमें फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाती हैं तब हम पोएम में थीम देखते हैं कि कौन सी है। उसके बाद हम उस थीम को जो है लिखते हैं ब्रीफली उस क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर। तो हम आज इन तमाम चीज़ों को इस पोएम में एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो वीडियो को आखिर तक देखें। तो अगर हम ऑथर की बात करें तो इस पोएम के ऑथर विलियम शेक्सपियर हैं, और अगर फॉर्म की बात करें तो इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं और 3 जो है क्वार्ट्रेन है और एक कपलेट है। और हम राइमिंग स्कीम का भी जो है जिक्र करते हैं जब राइमिंग हम क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं। तो राइमिंग स्कीम देखते हैं, इसका जो लास्ट वर्ड है वो डे है और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड टेम्परेट है। तो डे जो है वो टेम्परेट के साथ राइम नहीं कर रहा, मगर थर्ड लाइन में जो है मे है उसके साथ राइम कर रहा है, डे मे। तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन एक दूसरे के साथ राइमिंग कर रही हैं, तो इन्हें जो है हम एक ही सिंबल असाइन करेंगे, दैट इज ए। और हम अगर फोकस करें टेम्परेट पर तो टेम्परेट जो है वो डेट के साथ राइम कर रहा है, टेम्परेट डेट। तो जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही है, तो सेकंड लाइन को हम बी का टाइटल देंगे और फोर्थ लाइन को भी बी का टाइटल देंगे, जबकि हम थर्ड लाइन को जो है ए का टाइटल देंगे क्योंकि वो पहली लाइन से राइम कर रही है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है फर्स्ट स्टेंजा की। और अब सेकंड स्टेंजा में देखते हैं शाइन्स डिक्लाइंस। तो इसमें भी क्या है, ए राइम कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो उन दोनों को ए की सिंबल देंगे और जो सेकंड है डिम्ड अनट्रिम्ड, ये राइम कर रही है लास्ट के साथ, तो इन्हें हम सेम जो है सिंबल देंगे बी। उसके बाद फेड शेड, थर्ड स्टेंजा की भी राइमिंग स्कीम सेम है, ए थर्ड लाइन को भी ए कर देंगे और ओस्ट ग्रोस्ट बी, सेकंड लाइन अगेन राइम कर रही है फोर्थ लाइन से बी, मगर लास्ट स्टेंजा में सी डी, ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं, तो हम इन्हें ए और ए के सिंबल दे देंगे। तो हमें राइमिंग स्कीम भी मिल गई, ए बी ए बी ए बी ए बी ए ए।
ओके, तो चलिए अब इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पोएम का टाइटल लिखेंगे, द पोएम शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे is written by William Shakespeare. It is a sonnet. पोएम की फॉर्म क्या है? सोनेट है। It consists of 14 lines which are divided into 4 stanzas. हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अब। 4 स्टेंजास। अब वो 4 स्टेंजास कौन सी हैं? 3 क्वार्ट्रेंस यानी कि 3-4 लाइंस वाली एंड 1 कपलेट। अब हमने स्ट्रक्चर भी जो है पोएम का लिख दिया। उसके बाद जो है हम राइमिंग स्कीम का जिक्र करेंगे कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए। ओके, उसके बाद हमने राइमिंग स्कीम भी मेंशन कर दी। अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढेंगे, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। पहली तो हमारे पास इस स्टेंजा में, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हीवन शाइन्स। अब इस पोएम में हीवन जो है शेक्सपियर रेफर कर रहे हैं सन की तरफ। जब आप इस पोएम को फुल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शेक्सपियर हीवन जो है सन को रेफर करने के लिए यूज किया है। हीवन, वो कहते हैं कि समर में कभी कभी जो सन होता है वो बहुत ही जो है गर्म होता है, तो आई ऑफ हीवन शाइन्स। अब सन के पास आईज तो नहीं होती ना। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नॉन लिविंग को लिविंग एट्रीब्यूट देते हैं तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस लाइन में जो 5th लाइन है इसमें हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, फेयर फ्रॉम फेयर एलिट्रेशन है हमारे पास। उसके बाद तो ये जो है हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इस पोएम के अंदर। अब हम जो है, हो सकता है कुछ और भी फिगर ऑफ स्पीच हो, तो हम सारी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हाईलाइट करते हैं और फिर मेंशन करते हैं अपनी क्रिटिकल एनालिसिस में। द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम आर personification and alliteration as the poet says। अब हम रेफरेंस भी दे सकते हैं कि sometimes to hot the eye of heaven शाइन्स, या कभी कभी हम लाइन का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, इस लाइन में एलिट्रेशन है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। तो हमने लिटरेरी डिवाइसेस भी मेंशन कर दी। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है थीम। तो मेजर जो थीम है इस पोएम की वो है आर्ट एंड इमोर्टेलिटी। शेक्सपियर अपनी बिलव्ड से पूछते हैं, क्या तुम्हें मैं एक समर के हॉट डे से कंपेयर करूं? ऑल्दो जो तुम हो समर के डे से ज्यादा खूबसूरत हो, मगर जो है, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी, और समर में कभी कभी क्या होता है, जो सन होता है वो बिल्कुल हॉट होता है, पर कभी कभी उसकी जो शाइनिंग है वो कम भी हो जाती है इवन समर में। और कहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी जो है वो उस डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी खूबसूरती डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी, जवान रहोगी, तुम्हारी ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी प्रिजर्व्ड रहेगी इन लाइंस के थ्रू।
जो मैंने लिखी हैं तुम्हारी शान में। जब तक ये लाइन्स रहेंगी, ये पोएम्स रहेंगी, इन्हें पढ़ने वाले रहेंगे, तुम्हारी ब्यूटी तब तक सेम ही रहेगी। तो आर्ट एंड इमोर्टेलिटी का कनेक्शन शो कर रहा है कि कैसे आर्ट लोगों को इमोर्टल बना देता है। तो मेजर थीम जो है वो हम मेंशन करेंगे ऑफ दिस पोएम इज आर्ट एंड इमोर्टेलिटी। The writer emphasizes that art can make mortal beings immortal, as he says that through his poetry the beauty of his beloved will remain same as long will remain same। कंक्लूजन अब लिखेंगे, ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट discusses the role of art in the love, or we can say that discusses the relationship between art and immortality। तो इस तरीके से हम किसी भी पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और इसे लिखते हैं।